जय श्री राम बच्चों। और क्या हालचाल, सब बढ़िया हो? तो हम पढ़ रहे थे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 मैट्राइसेस। ठीक है, इसकी पुरानी 3 वीडियोस में हम देख चुके थे। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि मैट्रिक्स जो है हमारी रियल लाइफ में कहाँ यूज होता है, एप्लीकेशन ऑफ मैट्राइसेस जिसे बोलते हैं, वो हम पढ़ चुके हैं। सेकेंड वीडियो में हमने मैट्रिक्स के सारे बेसिक कंसेप्ट पढ़े थे। सही है, सेकेंड वीडियो के हमने अंदर मैट्रिक्स के कंसेप्ट क्लियर कर लिए थे कि मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैट्रिक्स क्यों यूज करते हैं, मैट्रिक्स के अंदर वैल्यू कैसे रखते हैं। सही है, उसके अंदर रो किसे बोलेंगे, कॉलम्स किसे बोलेंगे, उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, सभी हम पढ़ चुके हैं। इसकी थर्ड और फोर्थ वीडियो में हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 3.1। सही है, 3.1 के कुछ क्वेश्चन इसकी थर्ड वीडियो में थे और उसके बाकी के बचे हुए क्वेश्चन उसकी वीडियो नंबर 4 में थे। तो जो भी नए बच्चे इस वीडियो पे डायरेक्ट आए हों, पहले वो पुरानी वीडियो से एक बार उठा के स्टार्ट कर लेना। जब तुम वीडियो फर्स्ट से स्टार्ट करते हुए धीरे धीरे, है ना, सीरियल वाइज आगे बढ़ते जाओगे तो एज अ वेब सीरीज, ठीक है, तो तुम्हारे जो जितने भी बेसिक्स हैं या फिर जितने भी डाउट्स हैं मैट्रिक्स को लेके वो सभी क्लियर हो जाएंगे और चैप्टर समझने में तुमको बहुत मजा आएगा। ठीक है, सारा नॉलेज तुमको मैट्रिक्स का क्लियर हो जाएगा या फिर मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के बेसिक्स। ठीक है, मतलब हाँ बोल सकते हैं हम ऑपरेशन ऑफ मैट्राइसेस। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं आज हम? ऑपरेशन ऑफ मैट्राइसेस या फिर ऑपरेशन ऑन मैट्राइसेस बोल सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टार्ट करेंगे हम एडिशन, मतलब दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड करते हैं। जब दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा वो किस ऑर्डर का होगा। ठीक है, उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, समझना ध्यान से, सभी क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले रिक्वायर्ड कंडीशन होगी मैट्रिक्स को ऐड करने की। मैं लिख नहीं रहा हूं, रीड कर देता हूं, तुम लिख लो। ठीक है, सपोज करें कि मेरे पास दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं ए और बी। ठीक है, तो लिखेंगे, उसके अंदर लिखना each element of matrix A, add each element of matrix A to the corresponding elements of matrix B. Add each element of matrix A to the corresponding elements of matrix B. मतलब जो मैट्रिक्स दिया होंगे हमको ए और बी, ठीक है, उनके सभी मैट्रिक्स को, मतलब मैट्रिक्स ए का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा A11, उसको हम मैट्रिक्स बी के फर्स्ट एलिमेंट B11 के साथ ऐड करेंगे। जब मैं इसका एग्जांपल लेके बताऊंगा तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सेकंड पॉइंट लिखो इसके अंदर, ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस शुड बी इक्वल, मतलब जो दोनों मैट्रिसेस हैं ए और बी, उनका जो ऑर्डर होगा वो इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल होगा तो ही एडिशन होगा। ठीक है, थर्ड है कि जब ऐड करेंगे दोनों मैट्रिसेस ए और बी को, तो जो नया मैट्रिक्स होगा उसका क्या ऑर्डर होगा। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ, लिखो, द ऑर्डर ऑफ रिजल्टिंग मैट्रिक्स इज इक्वल टू द ए एंड बी, या फिर द ऑर्डर ऑफ रिजल्टिंग मैट्रिक्स इज ऑफ द सेम ऑर्डर। ठीक है, ये लिख दो, द ऑर्डर ऑफ द रिजल्टिंग मैट्रिक्स इज ऑफ द सेम ऑर्डर। ठीक है, एग्जाम्पल समझना। अगर माने हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, उसके एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 2 3 4। एक मैट्रिक्स ले लेते हैं हम 5 6 7 एंड लास्ट 8। अब हमको दोनों को ऐड करना है। ठीक है, तो ऐड करने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है कि जो ए और बी के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको हम आपस में ऐड करेंगे, लेकिन उसके पहले हमको चेक करना है कि दोनों के ऑर्डर्स इक्वल है या नहीं है। इसके ऑर्डर्स कितने आ रहे हैं, 2 रो 2 कॉलम, मतलब 2/2। इसका ऑर्डर भी क्या है, 2/2, मतलब ऑर्डर दोनों के सेम है, मतलब दोनों का एडिशन होगा। ठीक है, सेकेंडरी एडिशन कैसे होता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करो। A11 यहाँ पे बना रहा है, यहाँ A11 कितना आ रहा है 5, तो 1 + 5। A12 की वैल्यू 2 और इधर A12 की वैल्यू 6। यहाँ A21 3, इधर मिल रहा है A21 7, यहाँ A22 4, इधर A22 दे रहा है कितना
8, 2 रो 2 कॉलम। थर्ड पॉइंट ये लिखा था हमने, ये जो नया मैट्रिक्स बनेगा रिजल्टिंग मैट्रिक्स ए प्लस बी, उसका जो ऑर्डर है वो सेम ऑर्डर होगा ए और बी से। 1 + 5 कितना देगा 6, 2 + 6 8, 3 + 7 10, 4 + 8 देगा हमको 12। ये होगा एडिशन। सही है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी समझना मैट्रिक्स एडिशन की। फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी कि ये होगा कम्यूटेटिव, ठीक है। कम्यूटेटिव होगा, इसका मतलब क्या है, अगर ए और बी दो मैट्रिसेस है जिनका ऑर्डर आपस में सेम है, दोनों का ऑर्डर आपस में सेम है, तो हम ए प्लस बी और बी प्लस ए लिखेंगे तो दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल आएगी, ठीक है। मतलब एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इज कम्यूटेटिव। सेकेंड मतलब अगर मैं a प्लस बी को ऐड करूंगा तो वैल्यू कितनी आ रही थी 6 8 10 12, और अगर मैं b प्लस a करूंगा तो भी सेम वैल्यू देगा 6 8 10 12। सेकेंड होगा एसोसिएटिव, मैट्रिक्स एडिशन एसोसिएटिव भी होता है। इसका मतलब अगर मैं 3 मैट्रिसेस ले लूं कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी और तीनों एडिशन के लिए कंफर्मेबल है, मतलब कि तीनों की ऑर्डर सेम है, तो मैं a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू आएगी वह इज इक्वल होगी a प्लस बी प्लस सी के, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या बोलना, एक ही बात है। इसका मतलब है पहले a और b को ऐड करूंगा, जो वैल्यू आएगी उसको c के अंदर ऐड कर दूंगा, LHS मिलेगा। इसका मतलब होगा पहले b प्लस c को ऐड करूंगा, जो वैल्यू आएगी उसमें आगे मैट्रिक्स a को रख के ऐड कर दूंगा, तो ये दोनों LHS और जो RHS होंगे दोनों की वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी होगी हमारी, नोट डाउन करो, इधर साइड में लिख देता हूं मैं। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, मतलब a प्लस ठीक है। अगर मैं एक नल मैट्रिक्स ले लूं जहां पे O क्या है, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या होता है पता है, जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो, सही है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हम पढ़ चुके हैं। अगर मैं A के अंदर किसी नल मैट्रिक्स को ऐड करूंगा तो जो उसकी वैल्यू है वो A के इक्वल रहेगी, या फिर किसी नल मैट्रिक्स को A के अंदर ऐड करूंगा तो उसकी वैल्यू भी A के इक्वल रहेगी। इसका मतलब हो गया एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, मतलब हम बोल सकते हैं कि नल मैट्रिक्स इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर मैट्रिक्स एडिशन, लिख लेना ये, है ना। फोर्थ होगा हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का मतलब क्या होगा समझना, मतलब अगर मैं a के अंदर, ठीक है, -a को ऐड करूंगा, -a का मतलब क्या है, जो मैट्रिक्स A दिया हुआ है उसी का इनवर्स मैट्रिक्स, ठीक है, एडिटिव इनवर्स। तो A के अंदर जब मैं -a को ऐड करूंगा तो वो वैल्यू देगा 0 के, या फिर -a के अंदर जब मैं a को ऐड करूंगा तो वो भी वैल्यू देगा 0 के। यहां पे हम बोल सकते हैं कि -a इज द एडिटिव इनवर्स। फिफ्थ एंड लास्ट एनसीईआरटी के लिए होगी हमारी प्रॉपर्टी कैंसिलेशन लॉ। ठीक है, कैंसिलेशन लॉ क्या होगा समझना ध्यान से। अगर मेरे पास मैट्रिक्स दिए हुए हैं a प्लस बी, ठीक है, और a प्लस सी, तो इसका जो आंसर होगा वो इज इक्वल होगा b इज इक्वल सी के, ठीक है। कैसे होगा, बोथ साइड अपन क्या करेंगे, a से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी b इज इक्वल सी के। अच्छा, क्या कैंसिल हो गया है, जो लेफ्ट में लिखा हुआ था a वो दोनों तरफ से कैंसिल हो गया है, तो इसको हम बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड कैंसिलेशन।
सिमिलर अगर लिखा हुआ है b प्लस ए इज इक्वल c प्लस ए, तो ये जो होगा वैल्यू इज इक्वल होगी b प्लस c के। अब इसमें से क्या कैंसिल हुआ है, जो राइट हैंड साइड पे a लिखे हुए थे दोनों के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में, वो दोनों कैंसिल हो गए, तो इसको हम बोल सकते हैं राइट हैंड कैंसिलेशन। ठीक है, यहां तक नोट डाउन करो। सेकेंड ऑपरेशन देखना है हमको, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, मतलब किसी वैल्यू से किसी मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 2/2। मान लेते हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर दिया हुआ है हमको 2/2, 2 रो 2 कॉलम। अब इस a के अंदर मेरे को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा 3a। इस 3 को हम एज इट इज मैट्रिक्स से बाहर लिख देंगे। अब इस स्केलर वैल्यू से मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई करना है, एकदम इजी है। तुमको क्या करना है, इस वैल्यू को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के अंदर मल्टीप्लाई करके लिख देना है। मतलब 3a की वैल्यू बन जाएगी, इस 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 6, 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 9, एंड लास्ट 3 का मल्टीप्लाई 4 में हो जाएगा, कितना बन जाएगा ये 12। ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, मतलब किसी मैट्रिक्स में हम किसी वैल्यू से कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज होंगी, प्रॉपर्टीज समझना। फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी कि अगर मेरे पास एक स्केलर दिया हुआ है k और दो मैट्रिक्स का एडिशन दिया हुआ है a प्लस b, तो ये इज इक्वल होगा ka प्लस kb के। ठीक है, मतलब इस स्केलर का मल्टीप्लाई मैं a के अंदर कर दूंगा प्लस इस स्केलर का मल्टीप्लाई b के अंदर कर दूंगा, तो दोनों का LHS RHS सेम आएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी बनेगी हमारी, अगर मेरे पास दो स्केलर दिए हुए हैं k प्लस l इन द फॉर्म ऑफ एडिशन, एडिशन के फॉर्म में, और एक ए मैट्रिक्स दिया हुआ है से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको हम लिख सकते हैं के ए प्लस एल ए। इसके अंदर भी एलएचएस आरएचएस सेम रहेगा। थर्ड प्रॉपर्टी होगी हमारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, अगर मुझे एक स्केलर दिया हुआ है माइनस के और उसको मल्टीप्लाई करना है मुझे मैट्रिक्स ए के अंदर, तो इसको मैं लिख सकता हूं के इंटू माइनस ए, कोई चेंज नहीं होगा मेरे आंसर में, या फिर इसको मैं लिख सकता हूं माइनस के इंटू ए, मेरे आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। ये हो गया स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। थर्ड ऑपरेशन पे आ जाते हैं हम, सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। अगर एनसीईआरटी के अंदर इसकी थ्योरी तुम पढ़ोगे तो एनसीईआरटी के अंदर ये काफी घुमा के दिया हुआ है। ठीक है, डायरेक्ट समझना हो, कुछ नहीं करना है हमको। जैसे हमने एडिशन के लिए देखा था कि फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, नेसेसरी कंडीशन फॉर एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। सबसे पहली कंडीशन है कि जिन मैट्रिक्स को मेरे को ऐड करना था उनके ऑर्डर सेम होना चाहिए, मतलब जितनी रो पहले मैट्रिक्स में उतनी रो दूसरे मैट्रिक्स में होना चाहिए, जितने कॉलम्स पहले मैट्रिक्स में उतने कॉलम दूसरे मैट्रिक्स में होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन ये थी। ठीक है, सेकेंड क्या था कि हमको उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना था, तो यहाँ पे इस बार अपन क्या करेंगे, बस उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा हमारा वो सेम ऑर्डर होगा जो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया होगा। ठीक है, मतलब इसकी कुछ प्रॉपर्टी और कंडीशन नहीं लिखा रहा हूँ, डायरेक्ट एग्जांपल लेके सॉल्व कर रहा हूँ, उनको समझा रहा हूँ। सपोज एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए मेरे को 1 2 3 4 5 6, एक मैट्रिक्स बी दिया हुआ है 3 4 2 1 5 6। ठीक है, और मुझे बोला हुआ है कि मेरे को a माइनस बी फाइंड करना है। मेरे को क्या फाइंड करना है, a माइनस बी। तो सबसे पहले तो मैं चेक करूंगा कि दोनों का ऑर्डर मैच हो रहा है कि नहीं। इसके अंदर कितनी रो आ रही है, 2 और 3 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम, ऑर्डर मैच है, मतलब इनका सब्सट्रैक्शन हो सकता है। अच्छा, सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर में निकलेगा 2/3। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करो तो 1 से 3 कैंसिल करा -2, 2 से 4 कैंसिल करा -2, 3 से 2 कैंसिल करा 1, 4 से 1 कैंसिल करा 3, 5 से 5 कैंसिल करा 0, एंड लास्ट 6 से 6 कैंसिल करा 0। ये बन जाएगा हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स। ठीक है, नोट डाउन करो यहां तक। फिर फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं, फोर्थ ऑपरेशन।
फोर्थ ऑपरेशन देखेंगे हम, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मोस्ट टाइम ऑपरेशन, सही है। प्लस माइनस करना एकदम इजी होता है, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना मैट्रिक्स के अंदर वो भी इजी होता है। अगर दो मैट्रिक्स दिए हुए उनका मल्टीप्लाई कैसे होगा ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, ठीक है, समझना इसको ध्यान से। अच्छा, इसके अंदर पहले लिखो कंडीशन कि मल्टीप्लिकेशन दो मैट्रिक्स का पॉसिबल कब होगा। लिखना, टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर कंफर्मेबल फॉर द प्रोडक्ट ए बी इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन बी। क्या लिखा है मैंने, समझना, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन बी। अगर मुझे दो मैट्रिक्स ए और बी दिए हैं उनका मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई पॉसिबल कब होगा, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है मेरे पास ए उसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स और जो सेकंड मैट्रिक्स है बी उसके अंदर नंबर ऑफ रो के इक्वल होंगे तो उनका मल्टीप्लाई होगा। ये मोस्ट टाइम की कंडीशन है, वरना मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई पॉसिबल ही नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो वापस से, लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस सच दैट ए इज इक्वल, यहां लिख रहा हूं एंड बी इज इक्वल, क्या लिखा है मैंने, एक मेरे पास ए मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका ऑर्डर है m इंटू एन, एंड मैट्रिक्स बी दिया हुआ है उसका ऑर्डर है p इंटू क्यू। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कब पॉसिबल होगा, अभी अपन ने ऊपर लिखा है कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए या फिर नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स, ठीक है, फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स के। तो पहले मैट्रिक्स के क्या, नंबर ऑफ कॉलम्स, तो ये रो और ये कॉलम मतलब जो n है वो इज इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ रोज इन बी, इक्वल होना चाहिए p के। अगर ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल है तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। कैसे, एग्जांपल लेके अभी हम समझ लेंगे। सेकंड लिखना कि ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, है ये फर्स्ट, ये सेकंड लिखना कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई पॉसिबल तो हो गया है, मल्टीप्लाई तो हो जाएगा, लेकिन बिना मल्टीप्लाई करे अगर मेरे को देखना है कि जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, ठीक है, उसका ऑर्डर क्या होगा बिना मल्टीप्लाई देखे मेरे को पता लगाना है। तो उसका ऑर्डर इज इक्वल होगा बेटा ए बी का, यहाँ पर मेरे को मैट्रिक्स नहीं है इनको मल्टीप्लाई करा है, इनका ऑर्डर इज इक्वल होगा फर्स्ट वाले की रो और सेकंड वाले की कॉलम के इज इक्वल एम इंटू क्यू के इक्वल। कंफ्यूज नहीं होना है जरा सा भी, फिर से समझना है एक और बार। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, जब फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होंगे, ठीक है। मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई करने के बाद जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, तो उसका ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट वाले का रो और सेकंड वाले का कॉलम, ठीक है, ये बनेगा नया मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल समझो, अगर मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, उसके अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 2 1 1, ठीक है। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है बी, उसके अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं 3 1 2 1। अब बोला है मेरे को कि a इंटू बी फाइंड करना है, क्या निकालना है मेरे को, a इंटू बी। तो सबसे पहले तो हम कंडीशन से मैच करें, कितने बाय कितने का मैट्रिक्स है, 2 बाय 2 का। कितने बाय कितने का मैट्रिक्स है, 2 बाय 2 का। तो इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा क्या, बिल्कुल होगा। कैसे, पहले वाले के कॉलम दूसरे वाले के रो के इक्वल है। अच्छे, नेसेसरी कंडीशन क्यों है मल्टीप्लिकेशन के लिए, समझ रहे हैं। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, ए और बी का निकालना है इनको मल्टीप्लाई। पहले तो मैं दोनों मैट्रिसेस को लिख दूं 1 2 1 1 और 3 1 2 लिख दिया। अब इसका फर्स्ट वैल्यू निकालनी है मेरे को a11 की, सही है ना। 4 बाय 2 का मैट्रिक्स है, रिजल्टिंग मैट्रिक्स किस ऑर्डर का होगा,
इन दोनों के इक्वल 2x2 का मैट्रिक्स बनेगा। 4 एलिमेंट्स आएंगे, मतलब a11 a12 a21 a22। ये सब क्या होता है जो डायरेक्ट आए हैं वीडियो पे, रो किसको बोलते हैं, कॉलम किसको बोलते हैं, ऑर्डर किसको बोलते हैं, a11 क्या है, तो वो डिस्क्रिप्शन में जाके पुरानी वीडियोस देख लेना, शुरू से पढ़ते हुए आना, तुमको पढ़ने में मजा आएगा, सारे बेसिक्स क्लियर रहेंगे। समझना कैसे निकलेगा a11 का वैल्यू इसके अंदर। सबसे पहले हमको क्या करना है, फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर कितने कॉलम दिख रहे हैं, मेरे को 2 कॉलम दिख रहे हैं, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, ठीक है। तो 2 कॉलम, दोनों कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट्स को लिख देना है। ये लिख दिया मैंने फर्स्ट एलिमेंट्स को। फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट 1 है, सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट 2 है। उसके बाद क्या करना है, सेकंड मैट्रिक्स के अंदर कितनी रो है, 2 रो है, तो उसके अंदर भी मेरे को दोनों रो के फर्स्ट एलिमेंट्स को लिख देना है। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 3, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, अगर मैं इसको रोटेट कर दूं, ठीक है, ऐसा नहीं, ऐसे रोटेट कर दूं, एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं। इसको रोटेट किया मैंने तो क्या बना ये 1 2, इसको ऐसे लिखे रहने दो, 3 और 2 मल्टीप्लाई करें, कितना देगा 3 1 3 2 2 4, ऐड कर दो 7। a11 का वैल्यू कितना आएगा 7। क्या करना है मैंने, समझना, ये 2 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, इनको घुमाया, ठीक है, समझो 1 2, तो 1 का मल्टीप्लाई किससे हुआ है 3 से, तो 3 प्लस 2 का मल्टीप्लाई किससे हुआ है 2 से, 4, तो 3 + 4 कितना देगा 7, है ना। a22 फाइंड करें, a22 डायरेक्ट बताऊंगा, समझना ध्यान से, है ना। क्या किया था अभी अपन ने, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम के पहले एलिमेंट्स लिए थे 1 और 2, उसका मल्टीप्लाई फर्स्ट रो सेकंड रो के पहले एलिमेंट में कर दिया। इस बार सेम करेंगे, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट लेंगे 1 और 2, इस बार मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन फर्स्ट रो सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट्स में, जैसे कि ये 1 2 था, तो ये तो 1 2 ही रहेगा। एलिमेंट्स इधर चेंज कर दो, रो के सेकंड एलिमेंट आएंगे 1 और 1, ठीक है। रोटेट किया 1 का मल्टीप्लाई 1 से, तो 1 प्लस 2 का मल्टीप्लाई 1 से 2, कितना बन गया 3। ये 2 को नहीं, a12 आएगा बेटा, a12। फिर क्या निकालना है हमको, a21, क्या निकालना है हमको a21, है a21, सॉरी ना, क्या करें a21 के लिए, फर्स्ट कॉलम के सेकंड कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट का मल्टीप्लाई एक बार इसमें करा, ये निकला, इसमें करा, सेकंड निकला। नीचे वाले एलिमेंट्स पे आ जाओ, फर्स्ट और सेकंड कॉलम के सेकंड एलिमेंट्स का लेके फर्स्ट और सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट से कर देंगे तो a21 आ जाएगा। ये देखो रोटेट करें, 1 का मल्टीप्लाई 3 से 3 दे रहा है, 1 का मल्टीप्लाई 2 से 2 दे रहा है, 3 + 2 कितना बन रहा है 5। लास्ट a22 लिखे, समझना, सेम ये एलिमेंट फर्स्ट और सेकंड कॉलम के सेकंड एलिमेंट, अब किससे मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट और सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट से, ठीक है। देखो क्या हो रहा है, 1 का मल्टीप्लाई 1 में प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 में, 1 + 1 कितना दे रहा है 2 दे रहा है, मतलब रिजल्टिंग मैट्रिक्स AB क्या बन गया, लिखो a11 7, a12 3, a21 5 एंड a22 2। कितने बाय कितने का, 2/2 का। आया समझ में, नहीं आया, ठीक है, नोट डाउन करो और बता रहा हूँ आगे, वो क्लियर समझा रहा हूँ। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज समझना, क्या क्या होंगी प्रॉपर्टीज। हाँ, और जो ये वीडियोस देख रहे होंगे कंटिन्यू, अगर कुछ सीखने को मिल रहा है तुमको, अगर सीखने को मिल रहा है तो ही बोल रहा हूँ, कुछ सीखने को मिल रहा है ना, चैप्टर समझ में आया तो बेटा लाइक करते जाना, वीडियो को अपने बाकी के दोस्तों से शेयर करते जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी मल्टीप्लिकेशन के लिए, कम्यूटेटिव। तो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करे, ये जरूरी नहीं है ना। इसका मतलब अगर ए और बी का मल्टीप्लाई कर रहा है तो वो बी और ए के इक्वल आएगा, ये जरूरी नहीं है, रेयर कंडीशन में इक्वल आता है वरना इक्वल नहीं आता है।
कैसे आता है इक्वल वो पढ़ेंगे अपन बाद में, अभी ये समझो बस कि मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, एग्जांपल लेके समझा दूं क्या है, या पहले सारी प्रॉपर्टी बता दूं? पहले सारी प्रॉपर्टी बता देता हूँ, फिर समझा दूंगा कि क्यों नहीं होता है। एसोसिएटिव, अगर मैंने 3 मैट्रिक्स लिए एबीसी और वो कंफर्मेबल है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो ए बी इंटू सी इज इक्वल होगा ए इंटू बीसी के, ठीक है। थर्ड, बीसी को इतना प्रेशर क्यों दिया सर, ऐसा मत बोलना कोई। थर्ड क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव होगा, इसका मतलब अगर ए का मल्टीप्लाई बी प्लस सी में करना है तो वो इक्वल आएगा ए बी प्लस ए सी के, ठीक है। या फिर बी प्लस सी में ए का मल्टीप्लाई पीछे से करना है मल्टीप्लाई, ठीक है, तो ये इज इक्वल होगा बी ए प्लस सी ए के। फोर्थ, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लास्ट, एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। थोड़ी सी थ्योरी को इसके अंदर 2 लाइन की। For a square matrix A, there exists an identity matrix I of the same order such that, है ना, such that अगर मैं मान लूं कि इसका मतलब क्या, अगर मैं मान लूं कि मेरे पास एक A स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, तो सेम ऑर्डर का जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा जब मैं उससे मल्टीप्लाई करूंगा A के अंदर, तो A इंटू आई की वैल्यू इज इक्वल आएगी A के, या फिर I इंटू ए की वैल्यू इज इक्वल आएगी A के, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या होगा, अगर मेरे पास एक A स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है और सेम ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है मेरे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है I, तो मैं उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा जब, तो A इंटू आई की वैल्यू A के इक्वल रहेगी, या I इंटू ए की वैल्यू A के इक्वल रहेगी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? कम्यूटेटिव क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं होता है कम्यूटेटिव, समझना। अपन ने वीडियो के पहले समझा अभी क्या कि 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब है, जब फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल होने चाहिए किससे, सेकेंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रो से, तभी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई पॉसिबल होता है, सही है ना। मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई पॉसिबल कब होता है, जब पहले मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रो से इक्वल होगी, तो मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा। अगर मैं एक मैट्रिक्स ले लूं 1 2 3 4, दूसरा मैट्रिक्स ले लूं B 1 2 3 3 2 1, ठीक है। ऑर्डर क्या है 2/2, ऑर्डर 2/3, ठीक है। अब मेरे को मल्टीप्लाई करना है AB, होगा या नहीं होगा, मैच करते हैं। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है, नंबर ऑफ कॉलम इन ए, तो इस कितनी कॉलम आ रही है 2, इज इक्वल होनी चाहिए नंबर ऑफ रो इन बी के, तो इसके अंदर रो की नंबर्स कितनी है 2, मतलब मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा मल्टीप्लाई होगा, सही है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि मेरे को फाइंड करना है बी है, अच्छा बी का मतलब क्या होता है कि मैट्रिक्स बी को पहले लिखा है मैंने, ए को बाद में लिखा है ना, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाती है, मैं ध्यान रखना 2 इंटू 3 3 इंटू 2 में चेंज नहीं होता था, मैट्रिक्स में चेंज हो जाता है, लेकिन समझो अब बी को पहले लिखा है मैंने, लिख के बता दूं क्या कि समझ जाओगे, चलो ध्यान 1 2 3 3 2 1 मल्टीप्लाई 1 2 3 4, ऑर्डर 2/2, ऑर्डर 2/3, है ना। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई कब पॉसिबल होता है, जब पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रो के इक्वल हो। 3 इज इक्वल टू होता है क्या, नहीं, मतलब इस कंडीशन में बी ए की वैल्यू निकलेगी ही नहीं। क्यों नहीं निकलेगी, हमने पहले अभी वीडियो में देखा मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 1 2 3 तीनों कॉलम की फर्स्ट वैल्यू को उठाएंगे, फर्स्ट और सेकंड दोनों रो की फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ आ रही है वैल्यू 3, रोटेट किया, यहाँ वैल्यू 2 आ रही है, तीसरी किससे मल्टीप्लाई करूँ, मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ है क्या, नहीं,
इसलिए बी ए का मल्टीप्लाई एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, यहां तक ठीक है। अगर मैं ए बी का मल्टीप्लाई करूंगा, करके देख लेना जिनको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आ गया। मल्टीप्लाई करने के बाद ए और बी का मल्टीप्लाई करने के बाद जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसकी ऑर्डर क्या होगी, तो अपन ने पहले लिख दिया है कि फर्स्ट वाले की नंबर ऑफ रो, सेकेंड वाले की नंबर ऑफ कॉलम। तो जब मल्टीप्लाई करूंगा मैं ए इंटू बी का, तो उसका मैट्रिक्स बनेगा एक 2/3 का, मतलब कुछ इस टाइप से रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, आई थिंक सारी प्रॉपर्टीज तुमको समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। जय श्री राम। अच्छा, ये जो अपन ने प्रॉपर्टीज पढ़ी है, कुछ बताना रह गया था। ये जो प्रॉपर्टीज पढ़ी है, ठीक है, तो ये अपनी एक्सरसाइज 3.2 के पहले की सारी प्रॉपर्टीज अपन ने कवर कर ली है। तो अब इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पे हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2 कंटिन्यू। ठीक है, और जिनकी बाकी की प्रॉपर्टीज बेसिक्स बाकी हो तो पुरानी वीडियो से स्टार्ट करते हुए आए यहाँ तक कंटिन्यू। ठीक है, चलिए।